Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। किसानों के विरोध प्रदर्शन से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पाकिस्तान में हुई चुनावों तक पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा भेजे गए सवालों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और लास्ट वीक हमने पिछले हफ्ते आपको भी मिस किया और हमारे दर्शकों को हम नहीं, सिर्फ इनका एक कसूर नहीं है। मैं भी कुछ बाहर ट्रैवल कर रहा था, मैं भी कुछ बेंगलोर और बॉम्बे में था, तो हम लोग कर नहीं पाए। मुंबई कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, बार बार आदत डालनी पड़ती है। तो पिछला हफ्ता हम जरा थोड़ा सा छुट्टी मार गए, उसकी कसर अब निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेखर। चलिए पहला सवाल लेते हैं। हर्ष चिटोरा का सवाल है, हमारे मेंबर हैं। बोले नमस्ते अपूर्वा और शेखर जी, मैंने 2020 में प्रिंट का सब्सक्रिप्शन लिया था, लेकिन फिर से उसे पिछले साल कुछ कारणों से रोकना पड़ गया था। अब फिर चैनल की मेंबरशिप ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। सवाल उनका है, वो बोल रहे हैं अभी हो रही फार्मर्स प्रोटेस्ट पर है। किसान आय ऑलरेडी टैक्स फ्री होती है, इसके ऊपर एमएसपी की गारंटी की मांग करना कहाँ तक सही है? उससे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी आज भी केवल खेती पर ही क्यों निर्भर है? विकसित देशों में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे ही खेती पर निर्भरता भी कम होती गई। भारत में भी ऐसा होने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ सेक्टर नहीं है। भारत में लोगों को किसानी से निकलकर दूसरे कामों में कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, आपकी बात ये बहुत ठीक है। और देखिए, टैक्स ना देना, इनकम टैक्स, वो तो अलग बात है, क्योंकि बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनकी इतनी ज़्यादा आमदनी हो कि उनको इनकम टैक्स के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि सिर्फ ये एमएसपी की गारंटी क्या चीज़ होती है? एमएसपी तो अभी है ना, गेहूं की है, चावल की है और किस चीज़ों की और है। एमएसपी क्या है? एमएसपी को लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम टोटल परचेज गारंटी है। एमएसपी कि अगर मार्केट में इतने दाम से नीचे बिका तो सरकार आके उसको इस दाम पे खरीद लेगी। इसका ऐसे ही है, किसी का कहना है कि आपकी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी को हम एमएसपी दे रहे हैं, आपकी गाड़ी 15 लाख मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 15 लाख से ऊपर बिके तो आप बेच दो मार्केट में, अगर कम बिकेगी तो मैं आके ले लूँगा। कुछ इस तरह से मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ये बात। लेकिन इसका बन क्या गया है? ये इसमें वो कार वाला लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि आपने खुला बाजार छोड़ा ही नहीं है जहाँ पे किसान जाके अपना सामान बेच पाए। क्योंकि खरीदने आएगा कौन? क्योंकि मोनोपोली बन गई है एक तरह से सरकार की, और वही मंडियों में वही आड़तियों और वही सरकार की। तो वही सरकार आती है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है वो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया है। और ये जो है ये भारत में बड़े अलग तरीके से लागू हो रहा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्से मैं कहूँगा कुछ हद तक मध्य प्रदेश और कुछ और राज्य हैं जहाँ पे ये प्रोक्योरमेंट ठीक से चलती है। बाकी राज्यों में तो क्योंकि किसानों का सरप्लस ही बहुत कम होता है, इसलिए उनको इसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। जो एमएसपी मिल रही है उसको रोकने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और एमएसपी हर साल रीसेट भी होती है, एक कमीशन बना हुआ है जो हर साल देखता है, उसको बनाता है। लेकिन इसका कानून बना देने से मुझे समझ नहीं आती कि उससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि कानून में क्या ये भी लिखा होगा कि हर साल इसका दाम इतना बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। अभी भी जो एमएसपी भारत में दी जा रही है, जैसे कि अभी गेहूं की दी जा रही है, तो अभी स्टोरी हमारे यहाँ कैरी की है, आज छपी है, जो टीसीए शरद राघवन की स्टोरी है, जिसका लिंक अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगी। उन्होंने ये बताया है कि अभी भी जैसे वीट, गेहूं की एमएसपी है इस समय, सबसे बड़ी जो क्रॉप है वो गेहूं की है, क्योंकि रबी की क्रॉप, लीडिंग क्रॉप तो गेहूं होती है। उसका जो एमएसपी दिया गया है वो, जिसको कि स्वामीनाथन कमेटी ने C2 + 50%, उन्होंने कहा किसान ने जितना उसमें खाद डाली, बिजली डाली, पानी डाली, बिजली पानी तो वैसे मुफ्त होता है भारत में, जो भी कुछ किसान ने इनपुट्स डाले
उसके बाद जो लेबर डाली किसान की, अपनी लेबर, किसान ने जो और लेबर रखी उसकी लेबर, उस सारी कीमत के ऊपर भी C2 क्या होता है, उसके ऊपर भी अगर ज़मीन आप किराए पे देते तो कितना किराया आता जी। वो भी ऐड कर दो, उसके ऊपर 50% किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो MSP होता है। अब जो MSP है उससे भी ज़्यादा है, तो अब ये हर साल मिल रही है, इसमें कानून से क्या मिलेगा? फिर कानून में क्या आप ये बोलेंगे कि हर साल ये 25% बढ़ा दो? तो इस समय भी भारत में जो गेहूं और चावल, इसके जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं, MSP है, जो इस टाइम अंतर्देशीय दाम है उससे ज़्यादा है। तो मतलब इस दाम पे खरीद के भारत सरकार इसका निर्यात भी नहीं कर सकती है जी। क्योंकि दुनिया भर का दाम कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि उपभोक्ता को तकलीफ ना हो, इसलिए भारत सरकार उसको सब्सिडाइज करके फेयर प्राइस शॉप्स में वहाँ पे सस्ता बेचती है और 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त बांटती है। तो ये एक तरह से एक आर्म ट्विस्टिंग हो गई कि आप हमसे तो इसी दाम पे खरीदें, फिर आप चाहे मुफ्त बांटें चाहे आप सस्ता बांटें, और हमारे को आप या तो ये कहें ना कि हमें आप ये दाम मिनिमम फिक्स कर दीजिए और हमें बाजार में बेचने दीजिए, अगर नहीं बिकेगा हम आपके पास आएंगे। वो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि इसीलिए आपने कहा कि फार्म लॉज को वापस करो, क्योंकि फार्म लॉज का एक तात्पर्य ये था कि उससे मंडियां खुल जाएं और लोग मंडी में अपना माल बेच पाए। हाँ, अगर वो ना बिके एक मिनिमम दाम पे जो बेस प्राइस है तो सरकार उसमें आके ले पाए। लेकिन अब सरकार को आपने एट गन पॉइंट कि मैं सिर्फ जो उगा रहा हूँ वही उगाऊंगा, जितना उगा रहा हूँ उतना ही उगाऊंगा, और आपको सारा खरीदना ही पड़ेगा और इसी दाम पे खरीदना पड़ेगा। और देखें कि ये भी जो अभी इसको बहुत रैशनली सोचने की बात है, इमोशनली सोचने की बात नहीं है। कई लोग लिखते हैं फार्मर्स आर नॉट टेररिस्ट, फार्मर्स आर नॉट दिस, फार्मर्स, लेकिन किसान है, लेकिन बाकी लोग जो और हैं, जो और कामों में लगे, वो भी काम कर रहे हैं। हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, फौजी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इंजीनियर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आपके ये जर्नलिस्ट भाड़ में गए, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना। जर्नलिस्ट को तो सब गाली निकालते हैं, तुम निकाल दीजिए, लेकिन इतने लोग हैं, हर तरह की कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी है, जो आपके पास जोमेटो का खाना लेके आता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो इस समय हो रहा है, और ख़ास करके जब फार्म लॉज, पहली बात तो है कि फार्म लॉज का विड्रॉ होना ये भारत के किसानों का बहुत दुर्भाग्य था, क्योंकि उनको भी कुछ लोग लेफ्टिस्ट टाइप लोगों ने जाके कुछ उन्होंने बिना बात प्रोपेगेंडा करके, और कुछ ये प्रो मोदी एंटी मोदी वाली बात में भी फंस गया, उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी वो फार्म लॉज को विड्रॉ करवा के। अब कई मांगें जो हैं वो नहीं आती अगर फार्म लॉज नहीं विड्रॉ होती। आज आप कई, मैं देखता हूँ किसान कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आपको नहीं हमें दाम देना तो हमें पाकिस्तान को बेचने दो, हमें यूरोप को बेचने दो, आप जाइए ना बेचने के लिए। वही सब कुछ तो होने वाला था। आप कैसे बेचोगे? आप अपने आप तो फ़ोन करके नहीं बेच सकते कि पाकिस्तान से ले जाओ या मेरे से 500 टन तो कोई नहीं खरीदता। तो कोई कॉर्पोरेट आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो आपसे कई लाख टन इकट्ठे करके फिर उसको कहीं भेजेगा। वो तो आपने होने नहीं दिया। सरकार जिस दाम खरीदती है, चाहे जो भी मार्केट में हो, उस पर जा नहीं सकता। तो ये इस समय जो हो रहा है, पहले वाले से भी फार्म एजिटेशन से मैं इतना एग्री नहीं करता था। उस समय भी काफ़ी हद तक पंजाब की अपनी पॉलिटिक्स जो है, सिख पॉलिटिक्स जो है, उसमें प्ले आउट कर रही थी। जो अब हो रहा है ये मैं कहूँगा लगभग 100% ये जो सिख पॉलिटिक्स है वो प्ले आउट कर रही है। इसमें आप देखें कि हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल नहीं हुए हैं। और सिख पॉलिटिक्स का एक पेचीदा मसला है, उसमें जो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी मिसिंग है। क्योंकि सिख पॉलिटिक्स अकाली दल संभालता था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बड़े बड़े गुरुद्वारों के इंचार्ज है वो अकाली दल की, अकाली दल उसका चुनाव जीतता है। अब अकाली दल बहुत कमज़ोर हो गया है, 15% उसका वोट रह गया है। तो सिख पॉलिटिक्स बहुत वीकन हो गई है। आम आदमी पार्टी जो है वो नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वो ट्रांजैक्शनल पार्टी है। मैं तुम्हें मुफ्त बस ट्रैवल दूंगा, मैं तुम्हें मुफ्त पावर दूंगा, मैं तुम्हें मुफ्त ये दूंगा, मुफ्त वो दूंगा, तो मुझे वोट दो। लेकिन आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो सिख लीडरशिप नहीं है, और सिख रिलीजियस लीडरशिप जो पहले सिख कंजर्वेटिव लीडरशिप थी जो अकाली दल के पास थी, वो अकाली दल के कमज़ोर होने से वो एक बहुत खाली एक स्थान बन गया है, वैक्यूम बन गया है जी। तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है। आप देखिए कि आप सोचें कि अरे ये तो बड़ी पॉपुलर है, पंजाब के लोग कितने आ रहे हैं, 10, 20, 50 हज़ार लोग कहीं आ जाएं तो लगता है बहुत लोग आ गए।
और हमारी जो जनरेशन है, हमको तो फिर भी आदत है कि हमने कम से कम जब तक हम 25-30 साल के थे तब तक हमने कई कई लाख की रैलीज़ देखी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कई लाख, चारों तरफ भरे हुए लोग, सारा दिल्ली भरा हुआ है। बचपन में हमने देखा एक साधुओं की रैली हुई थी यहाँ पे बहुत बड़ी, गौ हत्या के ऊपर। हम तब मेरे ख्याल 10-12 साल के थे, तो वैसी बड़ी रैलीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही 2-4-5 हज़ार लोग दिखते हैं, लोग कहते हैं बाप रे बाप, तहरीर स्क्वायर हो गया, अरब स्प्रिंग हो गई। ऐसे ही हुआ था जब अन्ना हज़ारे के 5-7 हज़ार लोग आते थे रामलीला मैदान में। हमारे जैसे लोग तो हंसते थे उसको देख के कि इसको लोग कह रहे हैं सारा जन समूह आ गया, क्योंकि सारा मीडिया भी उस टाइम, टीवी मीडिया खास करके उनको बल्ले 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 प्ले अप कर रहा था, क्योंकि सबको लगता था रेटिंग्स मिलेंगी। कई टीवी एंकर तो वहाँ मंच पे खड़े होकर स्पीच भी दे आए थे कि हम भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो अभी भी ये भीड़ नजर आती है, बहुत लोग आ गए। लेकिन आपको मैं एक आपको डेटा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पिछली बार पंजाब में जब चुनाव हुआ तो इन्हीं किसान नेताओं ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और भी कई यूनियंस ने, जो दिल्ली में उस टाइम तो इतना लंबा दिल्ली को घेरा डाला था, कोई तोड़ ही नहीं पाया। जस्टिन ट्रूडो भी सपोर्ट में आ गए थे। तो उस टाइम उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। एक कैंडिडेट को छोड़ के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जिसकी जमानत जब्त नहीं हुई उसके भी मेरे ख्याल 17-18 हज़ार ही वोट आए थे। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन सारी बातों में आ जाएं। अब ये ठीक है कि 15-20 हज़ार लोग खड़े होके एक सड़कों पे धूम मचा सकते हैं, और सोशल मीडिया में और जगह कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे इसी बहाने सरकार को कमज़ोर करें। लेकिन देखिए, सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करना या रूलिंग पार्टी से लड़ाई करना, ये एक लेजिटिमेट चीज़ होती है पॉलिटिक्स में जी। लेकिन उसमें ये फार्मर्स का अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देना, ये बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। और अभी मैं नहीं समझता कि ये जो मांगे हैं, ये मांगे कोई प्रैक्टिकल है, ये इनको कोई मानने वाला है, और ये बहुत एग्जैजरेटेड भी है। एक और सवाल लूँगी विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ। आपने इस पे थोड़ी तो बात कर ही दी है। विनायक सरदेसाई का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मोदी ग्राफ को नीचे लाना है कि विवादास्पद टिप्पणी वायरल हो गई है। क्या आपको लगता है कि आम चुनाव से ठीक पहले चल रहा किसान आंदोलन मोदी सरकार को परेशान करने के लिए राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी अनरीजनेबल मांगों को स्वीकार करना किसी भी सरकार के लिए असंभव है, और आंदोलन के आयोजक बस यही चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी तरह की हिंसा में बदल जाए? देखिए, मैं इसमें कोई अटकल लगाना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने जो बयान दिया, अभी ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है। इसमें ये किसी का भी ये हक है कि ये कहे कि जो रूलिंग पार्टी है मैं उसको कमज़ोर करना चाहता हूँ, उसका ग्राफ नहीं चलाना चाहता हूँ। ये किसी का भी हक है, कोई भी कह सकता है, और उसको डेमोक्रेटिक तरीके से करे, शांतिपूर्वक तरीके से करे, तो उसका भी उसको हक है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक किसानों का जो इतनी बड़ी बड़ी मांग अब है, ये ऐसी मांगे हैं जिनको कोई भी देश पूरी नहीं कर सकता है। भारत को तो छोड़ दीजिए, कोई भी देश पूरी नहीं कर सकता है। और अगर करनी है तो सिर्फ पंजाब के किसानों की मांगे क्यों पूरी की जाए, बिहार के किसानों की क्यों नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की क्यों नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है जी। ये सब मांगने के लिए। और ये पंजाब के किसानों में एक गलत इंप्रेशन भी फैलाया गया है कि ये सारा देश उनकी पैदावार के बिना भूखा मर जाएगा। अरे देश अगर भूखा मर जाएगा आपकी पैदावार के बिना, तो आपकी भी तो वही पैदावार कमाई है ना, तो आप क्या कमाई करना बंद कर देंगे उसको? तो ये तो ऐसी बात है, कल को कोई बोले कि देखिए अगर ये मान लीजिए कि तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, पूना में और आंध्रा में, यहाँ सब लोग गाड़ियाँ बनाना बंद कर दें तो सारे देश में गाड़ियाँ मिलनी बंद हो जाएंगी। ये ऐसे नहीं होता है, ये गलत ये सोचने की ये सोच गलत है। अगला सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे है। दो सवाल साथ में लोगी। वेद चवन हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं क्या मिस्टर मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के नए तरीकों के साथ आएंगे, या राजनीतिक कैंपेन्स के लिए और अधिक कॉर्पोरेट धन के लिए नया कानून लाएंगे? आदित्य का भी मिलता जुलता ही सवाल है, पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने के साथ क्या आपको लगता है कि सत्ता में आने वाली नई सरकार किसी तरह का ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को इससे फ़ायदा हुआ है? क्या ऐसी कोई कंट्री सिस्टम है जिसे हम निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट राजनीतिक डोनेशन सिस्टम के लिए लागू करने का प्रयास कर सके? देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इसको मैं बिल्कुल गलत नहीं समझता, बशर्ते कि
उसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि किसने किसको कितने पैसे दिए, जी। उसमें छुपाने की बात क्या है उसमें? अच्छा, ये कई लोगों ने ये कहा, अरे छुपाने की तो बात इसलिए है कि जो लोग बीजेपी को पैसे दे रहे हैं, रूलिंग पार्टी को, उनको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो ऑपोजिशन को दे रहे थे अब वो खुले हो जाएंगे, तो वो घबरा रहे हैं कि हमारा पब्लिक हो जाएगा, तो उनको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। अक्लमंदो ये सोचो कि जो भी पैसे किसी को भी दे रहा है, सरकार के पास तो सब पता है ना, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सरकार का बैंक है, और वो सारा डिटेल वो इलेक्शन कमीशन को दे रहा है। ठीक है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं इलेक्शन कमीशन बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा है, भगवान से बस एक लेवल ही नीचे है, वो तो कभी सरकार को ऐसी चीज़ लीक नहीं करेंगे, वो तो टोटली इम्पार्शल है, सब बात मैं कह रहा हूँ, तो उनसे नहीं पता लगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, तो सरकार को तो पता है अगर कोई कांग्रेस पार्टी को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को दे रहा है, या फिर ममता बनर्जी को दे रहा है, वो सब डिटेल सरकार के पास ऑलरेडी हैं। तो ये कहना कि अब पब्लिक करने से लोग अपोजिशन को देने से डरेंगे, ये एक गलत बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सरकार जल्दी में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या लॉ लेके आने वाली है। हालांकि आजकल कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा असंभव है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन आप देखें कि उसको फिर चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये 5 जज की बेंच है, ये कोई 2 जज की 3 जज की बेंच में नहीं है, ये 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच है। ये इस बेंच के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जी। इस बेंच में अपूर्वा आपको बता देंगे, इन्होंने मुझे भी बताया, जो बाकी 4 जज हैं उसमें से 3 जज ऐसे हैं जो आगे जाके चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो ये बहुत सीनियर बेंच है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जहाँ तक सरकार की बात है, मुझे ये भी नहीं लगता कि उनको कोई बहुत नुकसान होने वाला है इससे बीजेपी को, क्योंकि उनको जो पैसे मिलेंगे वो तो मिलते ही रहेंगे और भी ज़्यादा मिलेंगे। बस सिर्फ ये है कि थोड़ी सी पोल खुल जाएगी कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बाकियों के मुकाबले, पर आजकल की राजनीति में ऐसी पोल खोलने की चिंता कौन करता है। अगला सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। संजय तिवारी हमारे मेंबर हैं, बोल रहे पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, क्या ये सरकार स्थिर होगी? पीएमएलएन के हॉट सीट पर होने से क्या वे प्रो इंडिया अप्रोच अपनाएंगे या अपने बॉसेस के आदेश का पालन करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी आखिरी बात मैं पहले बताता हूँ, बिल्कुल अपने बॉसेस के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि वो बॉसेस की बनाई हुई ही सरकार होगी। हालांकि हम बात करें इतने में इमरान ने गुगली छोड़ दिए हैं, तो फास्ट बॉलर पर एक गुगली छोड़ दी है। उन्होंने खबर भेजी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो अभी भी जो सरकार बनाई जा रही है पीएमएलएन की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, पर अगर उसमें आ जाए इमरान खान, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं, तो उसको फिर फौज कैसे बाहर रखेगी? हालांकि सच बात है कि फौज उनको सत्ता में नहीं आने देगी, चाहे जो भी हो। तो बल्कि आज का मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है, आप देखेंगे वो भी यही कहता है कि पाकिस्तान में एक विडंबना है कि हम कह नहीं पा रहे कि इस चुनाव में लोकतंत्र जीता है या लोकतंत्र हारा है। क्योंकि एक तरफ तो लोकतंत्र जीता है कि पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ फौज खड़ी थी जी। क्योंकि या तो आप फौज न्यूट्रल होती है कि आप आपस में लड़ दो, जो जीतेगा उसको हम चला लेंगे, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, या फिर फौज पहले इंडिकेट कर देती है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस केस में तो फौज अपने कैंडिडेट ही लेके आई थी, वो नवाज शरीफ को वापस लाई थी वहाँ से, इमरान खान को जेल भेजा, उसकी पार्टी को बैन कराया, उसका सिंबल को फ्रीज किया, जो बैट है उनका सिंबल। उसके बावजूद आर्मी के कैंडिडेट हार गए। तो ये जो वोट हुआ है पाकिस्तान में, आर्मी के खिलाफ हुआ है। तो उस हद तक ये पाकिस्तान में लोकतंत्र की जीत है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की जीत तभी हो सकती है जबकि फौज हारे, और फौज इस बार खड़ी थी एक तरह से और हारी है, तो ये तो जीत है। लेकिन इसके साथ साथ हार भी है। हार इसलिए कि जो लोग जीते, जिनको सीटें ज़्यादा मिली, उनकी सरकार नहीं बने, अगर जो नहीं बनेगी लग रहा है, और जो लोग हार गए और जिनके लिए सारी प्लेइंग फील्ड चेंज की गई, रूल चेंज किए गए, 3rd अंपायर, 4th अंपायर, DRS सब कुछ फिक्स किया गया, उनकी सरकार बन जाए तो वो लोकतंत्र की हार भी है। तो यही पाकिस्तान की एक विडंबना है। अगला सवाल सुमित PS का है, बोल रहे हैं कि संदेश कली की घटनाओं पर आपका क्या विचार है? विपक्षी दल जो भाजपा के अथॉरिटेरियनिज्म और फैसिज्म के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं, अक्सर उन राज्यों में कहीं अधिक अत्याचार कर रहे हैं, और जहां वे सत्ता में है
क्या आपको लगता है कि इसलिए उन्हें बीजेपी से लड़ने के लिए पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि आप 2 आर्टिकल पढ़िए जिनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक श्रेयसी डे जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है कलकत्ता में, कोलकाता में, वो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है संदेश खली से, वो पढ़िए, जिसमें कई महिलाओं ने उनसे कहा कि देखिए हमारे साथ जाति की जाती थी और हमको रात को बुला लिया जाता था और वो छेड़छाड़ की जाती थी और हम ये अब इसको नहीं सहेंगे क्योंकि अत्याचार है और ये अन्याय है। और एक ऐसे ही मोनोदीपा बैनर्जी का भी आर्टिकल है जो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है बंगाल में, उन्होंने भी कहा है कि संदेश खली में जो हुआ है ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। तो उसके अलावा बाकी डिटेल अभी आएंगे जो सच्चाई होती है इन केसेस में, क्योंकि हर जगह दोनों तरफ से एक्सट्रीम होता है। तो एक एक्सट्रीम होगा कि ये ऐसा हुआ जैसा कि कभी मान लीजिए कि कोई जलियांवाला बाग या मीलाई मैसेकर, तब से इतनी बड़ी बात, कोई बुरी बात हुई ही नहीं, तो उतना भी नहीं है। और लेकिन ये भी कहना दूसरा एक्सट्रीम ये है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये सब मेडअप है, वो भी करेक्ट नहीं है। तो सच्चाई बीच में ही होती है, जैसे कि और रिपोर्टिंग आएगी सच्चाई उसकी बाहर आएगी। लेकिन ये सच बात है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है पश्चिम बंगाल में, उसमें भी काफ़ी रफ एलिमेंट्स हैं, काफ़ी रफ एलिमेंट्स, गुंडा एलिमेंट्स, ये काफ़ी लोग वो भी हैं जो सीपीएम से वहाँ चले गए। वो सीपीएम में इसलिए नहीं थे कि उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी सीपीएम को, वो इसलिए थी कि सब जिसको बंगाल में मेरे ख्याल पाड़ा मस्तान टाइप कहते हैं, जो एक मोहल्ले के दादा होते हैं, तो उस टाइप के सब लोकल दादा थे। कुछ लोकल दादा थे, लोकल से थोड़े बड़े एरिया के दादा बन गए, फिर एमएलए बन गए, उस और तालुका के दादा बन गए। तो ये सब दादागिरी, एक्सटॉर्शन, उठाईगिरी, ये सब क्राइम को पेट्रोनेज, ये सब काम है। और इनमें से काफ़ी लोग जो काफ़ी तत्व हैं ये टीएमसी में भी शामिल हैं। अगला सवाल पवन कुमार बालाबोमा का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं पुतिन और टकर कार्लसन इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? बोल रहे हैं मैंने सोचा था कि आप इस पर सीटीसी करेंगे और मेंबर के रूप में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सीटीसी करें। देखिए उसमें मैंने सोचा था, लेकिन सीटीसी उसमें इतना बना नहीं, क्योंकि उसमें पुतिन ने कोई नई बात नहीं की। 2 बातें हुई, एक तो पुतिन ने कोई नई बात नहीं की, वही बातें करते रहे जो बार बार वो कह रहे हैं, जो शुरू में पहली स्पीच दी थी उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड करने के टाइम 2 साल से पहले जो पहली स्पीच दी थी, उसी स्पीच को बार बार रिपीट करते हैं। उसमें कुछ वर्शन कुछ कहीं डाल के, कभी 8 साल, कभी वो 400 साल की हिस्ट्री देते हैं, कभी 800 साल की, कभी 1200 साल की, लेकिन कहना सिर्फ यही होता है कि रशिया जो है, रूस इतना बड़ा देश था, उतना ही बड़ा देश होना चाहिए, और ये जो बन गए यूक्रेन जैसे, ये तो हमारे देश के हिस्सा थे, ये सब रशियन लोग ही इस तरह की बातें करते हैं, और नेटो मेरे खिलाफ है, अमेरिका मेरे खिलाफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें नई बात मुझे न्यूज़ पॉइंट नज़र नहीं आया। इसलिए आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उससे कोई ख़ास बज़ नहीं हुआ। दूसरी बात, उसमें एक डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि टकर कार्लसन भी लगा कि बहुत होमवर्क करके नहीं गए हैं, क्योंकि उनको भी कोई होमवर्क करके कुछ हार्ड क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, कोई इंसान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही पूछता है, सवाल पूछता है, जिससे कि आपका जो गेस्ट है, मेहमान है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो कुछ दिलचस्प बातें कह देता है। तो वो भी नहीं कह पाए। तो मुझे लगा कि ये इंटरव्यू जो था, जिसको कहते हैं कि थोड़ा फुस था, इसलिए उसमें ज़्यादा, अगर उससे पुतिन की नई कोई नीति समझ आती, पुतिन के माइंड में कोई इंसाइट समझ आती, या यही समझ आता कि अरे भाई इससे लगता है कि लड़ाई ऐसे रुकेगी या ऐसे ये कभी नहीं रुकेगी, तो फिर उसका उसमें ज़्यादा जूस होता है। अभी उसमें जूस नहीं है। ठीक है, बड़ी बात है कि जाके टकर कार्लसन को पुतिन मिल लिए, तो अगर पुतिन को मिलना ही है तो किसी ऐसे इंटरव्यूअर को मिले जो उनसे असली सवाल पूछेगा, जो क्रिटिकल भी होगा। तो ये तो बिल्कुल जैसे ट्रम्प किसी ज़माने में फॉक्स टीवी पे चले जाएं, उसमें भी कुछ सवाल दिलचस्प होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये पुतिन ने अमेरिकन मीडिया के एक एलिमेंट को, टकर कार्लसन जिनकी बहुत व्यूअरशिप है, ज़्यादातर राइट पे है, अमेरिकन राइट पे, और ये वो अमेरिकन राइट है जो ट्रम्प को वोट करने वाला अमेरिकन राइट है। तो उनको आउटरीच एक तरीके से पुतिन ने करी है टकर कार्लसन के थ्रू। अब ये होता ज़रूर है कि जो लोकतंत्र होते हैं उनमें ये स्ट्रेंथ भी है और एक कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी ये है कि जो दूसरे देश हैं, खास करके डिक्टेटोरियल देश हैं, उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जी। और वही अभी पुतिन कर रहा है। अब रूस में इलेक्शन हो, जैसे इलेक्शन हो सब जानते हैं,
उसको कोई और डेमोक्रेसी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, लिमिटेशन है कितनी कर सकती है, क्योंकि वो इलेक्शन तो फिक्स्ड है सब कुछ जी। वो जो असली डेमोक्रेसी है वहाँ पे आउटसाइडर इंटरफेयर कर सकता है। जैसे चाइना की भी जो इलेक्शन इंटरफेरेंस है कनाडा में बहुत बड़ा इशू है, बड़ी इंक्वायरी हो रही है, थोड़ा किसी ने दिल बहलाने के लिए भारत का नाम भी उसमें डाल दिया, तो लेकिन जो बड़ी इंक्वायरी कनाडा में हो रही है जो 99% है वो चाइना के इंटरफेरेंस के बारे में है, क्योंकि डिक्टेटोरियल देश जो होते हैं ये ओपन सिस्टम जो होता है डेमोक्रेसीज का, लोकतंत्रों का, उनके अंदर जाके कुछ अपनी खुराफात कर सकते हैं, और वही पुतिन कर रहा है। अमेरिकन इलेक्शन आ रहे हैं, उसी की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि उसको चाहिए कि ट्रंप वहाँ पे सत्ता में आए। जी। अगला सवाल कविश पटेल का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर इजराइल हमास युद्ध लंबे समय तक जारी रहा तो जिन अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए हैं वे इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लेंगे और फिर ये इजराइल और अमेरिकी डिप्लोमेसी के लिए एक झटका होगा? और क्या आपको लगता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन संभव है? अगर हाँ तो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि लड़ाई अगर ऐसी चलती रही और नेतन्याहू ने अगर किसी की भी ना सुनी जी। और इसी तरह से इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग किलिंग्स चलती रही तो उसका क्या हश्र होगा? ये वही है, आप देखिए कि टॉम फ्रीडमैन ने कॉलम में लिखा है कि फिर इजराइल जो है एक तरह का ग्लोबल पराया बन जाएगा, और ख़ास करके अरब देशों में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पे इजराइल के अमेरिका की मदद से बहुत संबंध बेहतर बनाए गए, खास करके गल्फ अरब देशों के साथ, सूडान के साथ भी, कुछ मोरक्को के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ होने वाला था, यूएई के और बहरीन के साथ हो चुका है जी। ये सब रिवर्स हो जाएगा, और आपकी बात ठीक है कि ये लोग भी अपने संबंध फिर तोड़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये उनकी सहनशीलता की शक्ति से काफ़ी आगे जा चुका है। लेकिन ठीक है, अभी वो संभाल रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि कब, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में व्हेन विल दे कट देयर लॉसेस, क्योंकि इस बार एक बात साफ हो गई है कि जो एक इमेज थी कि इजराइल की सेना इनविंसिबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, हमेशा जीतती ही है और 6 दिन में जीतती है, क्योंकि ये 1967 में 6 डे वॉर के बाद में हो गया कि अब 6 दिन में इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा गए, जो सच्चाई में हराया था। आज वो संभव नहीं है, और ये गाज़ा की छोटी सी लड़ाई ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। दूसरी बात ये थी कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस है वो इनफैलिबल है, वो कभी फेल ही नहीं हो सकती। लेकिन अब तो इंटेलिजेंस फेल हुई ना, फेल हुई तभी तो 7 अक्टूबर के इतने बड़े अटैक हुए, उनको पता नहीं लगा, और फेल हुई तभी तो अब तक हमास के बड़े नेताओं को वो नहीं मार पाए, ना पकड़ पाए हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं, ये दुनिया बदल गई है। और ये जो वॉरफेयर है, ये देशों के बीच में वॉरफेयर नहीं है, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। आप इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड है, वहाँ कोई भी आदमी कोई भी टी शर्ट पहन के बोलता है मैं हमास हूँ, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई कहीं पे उसका कम्युनिकेशन नोड नहीं है जिसको जाके आप बॉम्ब कर दें। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है आधुनिक देशों के लिए लड़ना, चाहे वो उनकी सेनाएं कितनी भी मजबूत क्यों ना। शिखर, एक और सवाल लूँगी बस, क्योंकि पिछले हफ्ते हम नहीं ले पाए थे कई सारे सवाल। जितेंद्र सिंह हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं यूसीसी बिल हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा में पेश किया गया। क्या आपको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप को सरकार द्वारा टारगेट किया गया था लव जिहाद और इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस को रोककर रखने के बहाने के रूप में, या क्या ये यूनिफॉर्म लॉज के अंदर एक अच्छा डिसीजन हो सकता है? और क्या यूसीसी से ट्राइबल्स का एक्सक्लूजन वास्तव में इसे यूनिफॉर्म बनाता है? देखिए, यूसीसी से ट्राइबल का एक्सक्लूजन एक तरह से बनता है, क्योंकि वो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, और ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, उनको कुछ प्रोटेक्शंस हैं। वो 8% हमारी पॉपुलेशन ट्राइबल है, इसका मतलब करीब 11.5 करोड़ हमारे यहाँ ट्राइबल हैं। तो ठीक है, उनका एक्सक्लूशन आप कहें कि यूनिफॉर्म में नहीं आता है, लेकिन उनके अपने सैकड़ों सालों से, कई सदियों से, कई जनरेशन से उनके तौर तरीके चल रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। हमारे संविधान में भी उनके लिए अलग से प्रोटेक्शंस लिखी हुई हैं। वो कहने के बाद मैं कहूँगा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करना और उसके बाद तहसीलदार के पास जाओ, फिर वो पब्लिक डेटा बेस में डाल देगा, और अगर 2 में से 21 से कम है तो उसके माँ बाप को बता देगा, ये सब ना सिर्फ अनफेयर बातें हैं, लेकिन ये फूहड़ बातें हैं। अब
मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में कभी सस्टेन करेंगे, लेकिन कोर्ट में जाते जाते कई साल लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैं बात बार बार कहता हूँ, कटर में भी कहता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट में भी, कि जैसे कि एक ज़माने में कहा गया था कि नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, है ना, विक्टर ह्यूगो ने मेरे ख्याल कहा था। तो उसको मैं कई बार कहता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप ए बैड आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो ये बैड आइडिया है, ये सोशल कंजर्वेटिज्म जो है ये बैड आइडिया है, और इसको अब बीजेपी की पॉलिटिक्स में घुसा दिया गया है। हो सकता है कि पीछे हो भी कुछ चीज़, जैसे आरएसएस की थिंकिंग है, कंजर्वेटिव सोशल थिंकिंग है, उनका आइडिया अपना फैमिली वैल्यूज, शादी में रहो वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ है। उसको अगर अब ये गवर्नेंस में लाएंगे तो इसके लिए पुशबैक भी होगा, और कुछ भी हो या ना हो, ये बहुत अनफेयर है और ये बड़ा फूहड़ आइडिया है। फूहड़ मैं शब्द जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।